लुई विटॉन दुनिया का नंबर 1 लग्जरी फैशन ब्रांड जिसकी वर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस $1 बिलियन ब्रांड की बुनियाद उस 13 साल के बच्चे ने रखी जिसने सुतेली माँ से जान छुड़ाने के लिए अपने घर को छोड़ा और एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। इस सफर के दौरान उसने हर वो हुनर सीखा जो इसका पेट भर सकता था और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद उसने वो बनाया जिसे आज हम सब लुई विटॉन के नाम से जानते हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल फैशन ब्रांड इन द वर्ल्ड। लुई विटॉन 1821 को फ्रांस में मौजूद अनकाई नामी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। विटॉन का बाप एक किसान था जबकि उसकी मां टोपियां बनाया करती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियनिक वार से रिकवर हो रहा था, जिसकी वजह से मुल्क भर के तमाम किसानों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना था। इसी वजह से विटॉन सुबह से शाम तक खेतों में काम करने के साथ साथ एनिमल्स की देखभाल करता और लकड़ियां भी काटता। और जब लुई 10 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई क्योंकि अचानक बीमार होने की वजह से उसने अपनी मां को खो दिया और इसके फौरन बाद ही उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। लुई विटॉन की सुतेली मां निहायत ही रूड और क्रूल लेडी थी जो हर वक्त लुई के साथ लड़ती रहती और इसी वजह से लुई जब 13 साल का हुआ तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर एक रात बगैर किसी को बताए वो 469 किलोमीटर दूर पेरिस के लिए निकल पड़ा। सफर काफी लंबा था और उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने को कोई चीज, इसीलिए वो सफर के दौरान काम भी करने लगा और खुशकिस्मती से उसने उन कारीगरों के साथ काम किया जिन्होंने उसे मेटल, स्टोन, फैब्रिक और वुड का हुनर सिखाया और इसी तरह काम करते हुए वो आखिरकार 3 साल बाद पेरिस पहुंच गया। ये वो वक्त था जब पेरिस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। लुई ने यह नोट किया कि रेलवे ट्रेवल डे बाय डे काफी पॉपुलर होता जा रहा है, इसीलिए उसने प्रोफेशनल लगी पैकर का काम ढूंढ लिया क्योंकि उस वक्त पेरिस की लेडीज इतनी हेवी ड्रेसेस पहना करती थी कि कई बार सब कुछ पैक करने के लिए 50 से 60 लगी लग जाते थे। यहाँ पर काम करते हुए लुई ने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट में लगी बैग्स या ट्रंक का बिजनेस काफी तेजी के साथ फैल रहा है, इसीलिए उसने एक स्किल लगी क्राफ्टमैन के अंडर काम करना शुरू कर दिया और यहाँ काम करने के साथ साथ लुई मार्केट में मौजूद लगी बैग्स को भी क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा जो कि ज्यादातर मेटल्स और वुड के बनाए जाते थे। लेकिन लुई की नजर में ये लगी बैग्स भारी होने के साथ साथ निहायत ही इम्प्रैक्टिकल शेप थे जिसकी वजह से उन्हें एक जगह पर स्टे करना बहुत ही मुश्किल काम था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए लुई ने अपनी एक शॉप खोल ली और एक नए किस्म के लगी बैग्स तैयार करने लग गया। लुई ने सबसे पहले मेटल और वुड को इस्तेमाल करने के बजाय कैनवस का इस्तेमाल करके ट्रंक्स को मजबूत और रेक्टेंगुलर बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा बैग्स को एक ही जगह पर आसानी के साथ स्टैक किया जा सके। और फिर लुई की ये छोटी सी इनोवेशन इस कदर गेम चेंजर साबित हुई कि आने वाले वक्त में उसने पूरे के पूरे ट्रेवलिंग इंडस्ट्रीज को ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया। लुई के बनाए गए ट्रंक्स अब इस कदर पॉपुलर हो गए थे कि फ्रांस की रॉयल फैमिली से लेकर दूसरी कंट्री से भी लुई को ऑर्डर्स आने लगे। लगी बैग्स की कामयाबी के बाद लुई की नजर एक बार फिर एक नए प्रोडक्ट पर थी, हैंड बैग्स, जो कि उस वक्त अपने भारी और औरतों को चोट पहुंचाने की वजह से नापसंद किए जाते थे। लेकिन लुई ने कैनवस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुख्तलिफ स्टाइल्स और कलर्स में बनाना शुरू कर दिया जिसके नतीजे में पेरिस की लेडीज ने न सिर्फ इन हैंडबैग्स को पसंद किया बल्कि अपने कपड़ों के साथ मैचिंग हैंडबैग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते लगी बैग्स की तरह लुई के बनाए गए ये हैंडबैग्स पूरी कंट्री में आग की तरह फैलने लगे। लेकिन बदकिस्मती से लुई विटॉन की ये कामयाबी थोड़े ही अरसे के लिए साबित हुई क्योंकि 1870 में फ्रांस को प्रूशियन वार की वजह से लुई को अपनी फैमिली के साथ फ्रांस से भागना पड़ा। इतना नाम कमाने के बाद अब ये वो वक्त था जब लुई और उसकी फैमिली को रिफ्यूजीज कैंप में भूख प्यास की हालत में रहना पड़ रहा था। ताहम कुछ अरसे बाद जंग खत्म हो गई और लुई अपनी फैमिली के साथ पेरिस वापस चला गया। पेरिस आने के बाद भी उसकी मुश्किलात कुछ कम न हुई क्योंकि उसका घर तबाह और दुकान का सामान चोरी हो चुका था। लुई ने वो सब कुछ खो दिया था जो इसने एक लंबे अरसे से मेहनत करके बनाया था। ताहम हिम्मत ना हारते हुए उसने एक बार फिर नए तरह से शुरुआत की क्योंकि वो जानता था कि इससे पहले भी उसके बनाए गए बैग्स काफी पॉपुलर हुए थे। इसीलिए लुई ने अपने पास के एक्सपीरियंस और एलवी बैग्स को मार्केट में दोबारा से फेमस करने के लिए एक नया आइडिया निकाला।
अब इस बार लुई ने लगी ट्रंक्स पर रेड और सिल्वर कलर के मुख्तलिफ पैटर्न बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कस्टमर दूर से ही अपने लगी को लोड या अनलोड होते हुए देख सकते थे। इसके अलावा ये कस्टमर को प्रीमियम ब्रांड वाली फीलिंग भी देता था। और बस फिर क्या था, एक बार फिर से लुई के बनाए गए ये बैग्स मार्केट में छा गए और सेल्स में दुगना इजाफा होने लगा। लेकिन तभी एक और हैरानकुन वाकया पेश आया जब अचानक से लुई की मौत हो गई। कैसे और क्यों, ये तमाम रीजन आज तक नहीं मालूम हो सके। ताहम लुई की मौत के बाद उसका सारा बिजनेस उसके बेटे जॉर्ज विटॉन के हाथ में आ गया। लेकिन जॉर्ज विटॉन भी अपने बाप से कुछ कम न था। उसने जब बिजनेस संभाला तो उस वक्त पैसेंजर की सबसे बड़ी शिकायत थी चोरी, जिसको जॉर्ज ने बखूबी आइडेंटिफाई किया और एक ऐसा लॉक बनाया जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जॉर्ज की इस इन्वेंशन ने एक बार फिर लोगों का एलवी पर ट्रस्ट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप भर में लुई विटॉन के स्टोर खुलने लगे। इसी दौरान जॉर्ज ने अपने फादर की याद में कंपनी को उसका फेमस एलवी मोनोग्राम और फ्लोरल पैटर्न भी दिया। जॉर्ज विटॉन के 3 पोते थे और जब जॉर्ज की मौत हुई तो कंपनी को लेकर इन सब के व्यूज काफी डिफरेंट थे, इसलिए वो हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहते। इसी वजह से उन तीनों के ब्रदर इन लॉ हेनरी डिकेम्बर ने कंपनी को संभालने का फैसला किया। हेनरी चूंकि एक कामयाब बिजनेसमैन था, इसलिए उसने आते ही जापान समेत कई दूसरी कंट्रीज में एलवी के स्टोर खोलना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अगले 6 सालों के दौरान एलवी की सेल्स 20 मिलियन से बढ़कर 260 मिलियन तक पहुंच गई और देखते ही देखते इसने 1 बिलियन को क्रॉस किया। इसके अलावा प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हेनरी ने एक और न्यू स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके मुताबिक लुई विटॉन कंपनी रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने तक सब कुछ खुद ही कंट्रोल करने लगी, जिसके नतीजे में जहां दूसरे ब्रांड का प्रॉफिट 15 से 20% था, वहीं एलवी का प्रॉफिट बढ़कर 40% तक पहुंच गया। और आज ये लग्जरी ब्रांड बर्नार्ड आर्नोल्ड के पास है, जो कि $280 बिलियन की नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज इतने लग्जरी ब्रांड होने के बावजूद एलवी ने अपनी पहली पोजीशन बरकरार कैसे रखी हुई है। इसका जवाब है एलवी का अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज न करना। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज एलवी का एक बैग बनाने के लिए 20-30 कारीगर लगातार 8 दिन तक उस पर काम करते हैं। इसके अलावा बैग को 5000 से भी ज्यादा खोला और बंद किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी चेन और जिप की मजबूती को टेस्ट करने के लिए।